नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे शोध प्रतिवेदन लेखन या शोध प्रबंध लेखन ये क्या है। ये शोध प्रबंध लेखन शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यानी कि पहले आपने अनुसंधान करने के लिए सोचा कि क्या सब्जेक्ट लेंगे, उसका चयन किया, उसके बाद आपने उसका डाटा कलेक्ट किया, फिर उसके आपने टूल्स लिए, सारी चीज़ें लेने के बाद, सब्जेक्ट चयन करने के बाद, उसका संदर्भ ग्रंथ लेने के बाद, अब आपका आता है पूरा तैयार होने के बाद कि हम उसको लिखें कैसे। और ये शोध प्रबंध जो है वो अंतिम प्रक्रिया होती है आपके शोध की। तो इसका उद्देश्य है जिज्ञासु लोगों को तक शोध के बारे में व्यवस्थित, विस्तृत और लिखित परिणाम पहुंचाना होता है। शोध प्रतिवेदन में शोध के उद्देश्य, क्षेत्र, प्रविधियां, संकलित तथ्यों का विवरण, विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष आदि लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब तक शोधार्थी अपना शोध लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं करता है तो शोध कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। यानी कि आपने जो लिखा, शोध किया है जिसमें, उसको आपको लिखित रूप में प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रतिवेदन के द्वारा शोध संबंध ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना होता है। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है कि लिखित रूप में जब हम पेश करेंगे तो हमारा शोध आसानी से दूसरे तक पहुंच सकता है, इसलिए इसको हमें लेखन में परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शोध प्रतिवेदन के दो भाग होते हैं। पहला होता है प्राथमिक भाग और दूसरा मुख्य भाग। प्राथमिक भाग के भी कई उपभाग होते हैं। जैसे पहले उसका आता है मुख्य पृष्ठ। मुख्य पृष्ठ आपको कैसे तैयार करना होता है, उसमें आप सबसे ऊपर अपना शोध का, जिस विषय पे आपने शोध किया है, जो आपका टॉपिक है वो लिखेंगे। जिस विश्वविद्यालय से कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे कि आप लोग भारतीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो उस पर भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग लिखेंगे। उसके बाद आप अपना जिस विश्वविद्यालय का है मोनो डालेंगे। मोनो डालने के बाद आप जिस सन में सबमिट कर रहे हैं वो सन लिखेंगे। उसके बाद शोधकर्ता अपना नाम लिखेगा। नाम लिखने के बाद फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेगा। तो ये आपका होता है मुख्य पृष्ठ। फिर उस पर शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र, जिसके अंतर्गत आपने शोध किया है, आपके जो शोध गाइड थे उनका प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। फिर शोधार्थी की उसमें घोषणा कि मैंने क्या क्या किया है, समर्पण, कृतज्ञता और ज्ञापन, यानी कि आपने कितना समय लिया, कैसे लिया, और जिसने भी आपको उसको सहयोग प्राप्त किया है उसके प्रति आपका कृतज्ञता जाहिर करने का होना चाहिए, ज्ञापन होना चाहिए, तालिकाएं होनी चाहिए और आलेखों की सूची होनी चाहिए। सांकेतिक अक्षर जो है उनकी भी सूची होनी चाहिए। जब हम लिखते हैं कोई सांकेतिक अक्षर आपने प्रयोग किया है तो उसकी भी सूची होनी चाहिए और अनुक्रमणिका भी होनी चाहिए। और शोध के मुख्य भाग में अध्यायों में बांटा जाता है। मुख्य भाग में हम क्या करते हैं, जब हम शोध लिखना शुरू करते हैं तो उनको जो अध्यायों में बांटते हैं कि प्रथम अध्याय में हमने क्या लिया है, दूसरे अध्याय में क्या लिया है, तो उसको अध्यायों में बांटा होता है। अध्यायों के विभाजन में भी कई उपभाग होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर हमें उसको शोध को देना चाहिए। इसमें मुख्य उपभाग प्रस्तावना होती है। उसमें विषय से संबंधित पूर्व के अध्यायों का विवरण उपलब्ध होता है। सामग्री होती है शोध प्रक्रिया तथा तथ्यों का विश्लेषण, विवेचना, व्याख्या, निष्कर्ष, संदर्भ भाग और परिशिष्टियां होती हैं। शोध प्रबंध के मुख्य भाग का प्रवेश द्वार प्रस्तावना होता है। शोध में भी जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको प्रस्तावना देनी है। इसमें विषय प्रसंग का परिचय, समस्या निदान की विधियां के संकेत, विषय क्षेत्र एवं परीक्षण हेतु परिकल्पना आदि की जानकारी दी जाती है। इसमें आपको क्या देना पड़ेगा कि जो आपने शोध जिसमें किया है उसका परिचय, उसकी समस्याएं, कि आपने पहले प्रसंग उसका देंगे, फिर उसकी परिचय देंगे उसका, फिर उसकी समस्याओं का निदान आपने कैसे किया है वो देंगे, किस विधि से किया है वो देंगे, और कहाँ कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किए हैं वो देंगे। ये सारी चीज़ें आपको उसकी प्रस्तावना में देनी है। और बीच के जो उपभाग होते हैं वह अध्यायों में विभक्त होते हैं। और निष्कर्ष के बाद शोध प्रबंध के संदर्भ भाग होते हैं। इस भाग में शोध के दौरान उपयोग की आधार सामग्री
सहायक सामग्री, संदर्भ ग्रंथों की अलग अलग व्यवस्थित सूची दी जाती है। इसमें आपको पूरे विवरण के साथ पुस्तकों का, पत्र पत्रिकाओं का, इंटरनेट के संदर्भों का, उसका अलग अलग सूची दी जानी चाहिए। इसके बाद आता है परिशिष्ट होता है। ये शोध से संबंधित ऐसी सूचनाएं इसमें होती हैं जो पूरी तरह से उपयुक्त नहीं होने के कारण प्रबंध के मध्य भाग में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। मतलब हमको ऐसा है परिशिष्ट जो हमने कहीं कहीं से उससे हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, पर हमें शोध में नहीं है तो हम उसका जिक्र भी उसमें कर सकते हैं। और जो इस विषय के अनुसार सूचीपत्र अन्य आंकड़े बनाए जाते हैं, उन सब की भी सूची देनी आती है। अब आता है कि संदर्भ ग्रंथ सूची पद्धति। संदर्भ ग्रंथ सूची पद्धति क्या है? ये संदर्भ ग्रंथ सूची पद्धति दो प्रकार की होती है जो अंतर्राष्ट्रीय से मान्यता प्राप्त है। इसमें पहली है MLA यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और दूसरी है APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये जो फॉर्मेट हमको दिए हैं उनके अंतर्गत हमको अपनी संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी होती है। पर इसमें ये आपका है जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो भी पद्धति आप यूज़ करेंगे, पूरी थीसिस आपको पूरा शोध प्रबंध उसी पद्धति पर आपको लिखना होगा। दूसरी पद्धति होने पर थोड़ा सा शैली के प्रबंधन में आपको तकलीफ आ जाएगी। तो जो अगर आपने शुरू में MLA पद्धति ली है तो पूरी विषय शोध आपको उसी में करना होगा। MLA पद्धति में आपको क्या करना होता है? इसमें भाषा की संरचना, वर्णनी, शिल्प, स्वरूप एवं साकार आदि की एक रूपता का ध्यान रखना चाहिए। खासकर हिंदी में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल महाकवि चंद्रवरदायी पर विस्तार से लिखते हैं और महाकवि विद्यापति पर संक्षिप्त में लिखते हैं। ये था एक सामान्य भाषा जो आपको वर्तनी में यूज़ करनी चाहिए। पर यदि आपने लिख दिया रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदायी पर विस्तार से लिखता है, पर विद्यापति पर संक्षिप्त से लिखता है, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी गलत मानी जाएंगी। यानी कि जिस संदर्भ में जिस कवि के आगे जो भी चीज़ यूज़ होती है, जो भी उनका सरनेम या उनका सत्कार में जो भी संरचनाएं हैं, वो आपको वर्तनी में यूज़ करनी चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। और भाषा का एक मानक रूप ही उपयोग में लाना चाहिए। वर्तनी की एक रूपता व्यक्ति, स्थान, कलाविधि, आंदोलन आदि के नाम अथवा पारिभाषिक शब्दावली आदि की मात्राएं पूरे प्रबंध में समान होनी चाहिए। कहीं आप कोई वर्तनी यूज़ करें, ऐसा नहीं है। जो वर्तनी, जो भाषा आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरे प्रबंध में आपका होना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ सूची MLA विधि द्वारा कैसे तैयार की जाती है? इसमें सबसे पहले आपको अपना सरनेम, उसको बोलते हैं कुल नेम, फिर आदिनेम यानी कि आपका प्रारंभिक नेम, फिर कृति का शीर्षक, प्रकाशन का स्थल, प्रकाशक का प्रकाशन और वर्ष और माध्यम लिखा जाता है। और एक जिसमें एक लेखक होता है उसको लिखते हैं। जैसे पहले आपका सरनेम जैसे तिवारी, आदिनेम भोलानाथ, और कृति का नाम क्या है? भाषा विज्ञान। कहाँ से प्रकाशित हुई है? स्थल इलाहाबाद। प्रकाशक क्या है? किताब में है। और संस्करण क्या है? संस्करण और मुद्रित शब्द 1967। तो आप इसको लिखेंगे तिवारी भोलानाथ भाषा विज्ञान, इलाहाबाद, किताब घर, संस्करण 1967 मुद्रित। अच्छा, अगर इसी में दो लेखक हैं आपके तो उसमें आपको क्या करना है? पूरे सारा वही रहेगा, सिर्फ लेखक का नाम, जो पहले लेखक का नाम है वो सरनेम से ही आएगा और दूसरे लेखक का नाम पहले नेम से ही आएगा। जैसे दूसरी पुस्तक है हमारी सूद रमा और उसका दूसरा लेखक है मीरा सरीफ, तो हम उसको लिखेंगे सूद रमा एवं मीरा सरीफ, और पूरी जानकारी वही रहेगी। जैसे भाषा विज्ञान, इलाहाबाद, किताब में, संस्करण और 1967, ये पूरा उसी स्टाइल से रहेगा। तो एक या एक से दो अधिक लेखक हैं तो जो पहला लेखक है उसका सरनेम आएगा, बाद में उसका आदिनेम आएगा
और बाकी लेखकों के पहले आदिनेम और फिर सरनेम आएंगे। यदि एक ही लेखक की सारी कृतियाँ हैं तो उनको 3 सारी लेखकों में एक ही जगह होना चाहिए और सब ग्रंथों की सूची वर्ण क्रम भेदी से होनी चाहिए। हर कृति के साथ लेखक का नाम अंकित होना चाहिए। इसके बाद जो भी ये है कारपेट लेखक और पत्र पत्रिका समाचार संदर्भ ग्रंथ सूची हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।